अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह और आज प्रोग्राम दूसरा रुख में हम आपको बताएंगे कि गाड़ियों की कीमतों में कितनी कमी की जा रही है और गाड़ियों की कीमतों में कमी क्यों की जा रही है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है, आया कि पाकिस्तान के सार्फिन को इसका फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। और इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडस मोटर्स पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली असगर जमाली साहब। अली असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। जमाली साहब, ये हुकूमत ने जो अनाउंस किया है कि गाड़ियों की कीमतों में कमी की जाएगी और टैक्सों में कमी की जा रही है, तो जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है उसके तहत कब तक ये मुमकिन होगा और सार्फिन को इससे कितना फ़ायदा होगा? ख़ासकर छोटी गाड़ियों के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन जब जो शीट देखी गई है तो इसमें लगता ये है कि छोटी गाड़ियों से ज़्यादा जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन पर ज़्यादा रिडक्शन की जा रही है। तो आपकी क्या हिकमत अमली है और आपसे कंसल्टेशन की गई है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस गवर्नमेंट को मुबारकबादी देना चाहूँगा जिन्होंने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोग्रेसिव ऑटो पॉलिसी जो है वो अनाउंस की है। इसमें इस ऑटो पॉलिसी के अंदर ना सिर्फ सार्फिन का फ़ायदा है, कंज्यूमर का, जिनके लिए प्राइस रिडक्शन की गई है, तमाम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने प्राइस रिड्यूस की है। इसमें हमारा फ़ायदा इस तरह है कि इस प्राइस रिडक्शन से जो है वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, मुल्क का फ़ायदा इस तरह है कि इससे वॉल्यूम बढ़ेंगे तो नौकरियाँ होंगी, फिर गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलेगा और हमारी जो वेंडर इंडस्ट्री है उनका भी बिजनेस बढ़ेगा। तो बहुत ही अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोमोबाइल पॉलिसी और जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ कम की गई है, मैं इसके लिए गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में जो उन्होंने सस्ती गाड़ी देने का वादा किया था, उस पर जो आपका सवाल है उसमें बाद में आता हूँ, लेकिन वो उसको पूरा करने जा रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने टैक्सेस और ड्यूटीज की है, टेक्नोलॉजी का ख्याल रखा गया है। अभी तक हमारे मुल्क में सिर्फ इंटरनल कंबशन इंजन की गाड़ियां बन रही थी। गवर्नमेंट ने हाइब्रिड व्हीकल के लिए भी एक पॉलिसी दे दी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी पॉलिसी दे दी गई है। तो एक टेक्नोलॉजी को भी मद्देनजर रखते हुए ये पॉलिसी अनाउंस की गई है। देखिए, जो आपने बात की कि छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी में गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें काम की है। पहले गवर्नमेंट ने अपनी तमाम गाड़ियों से 2.5% FED खत्म कर दी। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो ACD थी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी, वो 1000 सीसी तक जो है, जो 7% थी, उसको 0 कर दी और 1000 सीसी से ऊपर 7% से उसको 2% कर दी। आपने देखा कि तमाम OEM ने ऑलमोस्ट प्राइसेस अनाउंस कर दी है। अब आपका जो सवाल है वो ये है कि छोटी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि लाख सवा लाख रुपए का फर्क आया, लेकिन हमारी ये गाड़ी है फॉर्च्यूनर, उसमें 4 लाख का फर्क आया। अब आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो FED है 2.5% वो टॉप लाइन पे लगती है, मतलब जो कीमत है उसके ऊपर लगती है। तो अगर गाड़ी की कीमत ज्यादा है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली वो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। गाड़ी की कीमत कम है, अब 10 लाख की गाड़ी पे 2.5% जो है वो 25,000 होगा, ठीक है। और अगर 70-80 लाख की गाड़ी है तो 25% जो है वो आप खुद हिसाब कर, 2.5% जो है 80 लाख की गाड़ी पे वो कुछ लाख। अच्छा जमाली साहब, जो एक इशू था एडिशनल कस्टम ड्यूटी का, हुकूमत ने भी कहा कि माजी में जमा हो रही थी लेकिन दे नहीं रही थी। ये कितनी है जो ऑटो सेक्टर ने एडिशनल कस्टम ड्यूटी इकट्ठी की हुई थी, अब हुकूमत को वापस करनी है, वो कितना अमाउंट कितना है वो? अच्छा, देखिए, अगेन बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगेन मैं इस बात पे ये जो हमारा पूरा निज़ाम है, जो हमारा हुकूमत, जिसमें FBR है, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी इसमें बड़ी काविशें थी, शौकत तरीन साहब ने इसमें बड़ा हमें हेल्प किया। अब मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं ACD का इशू क्या था। 2018 से पहले ACD 0% थी, जिसको 1% किया गया, उसके बाद इसको 2% किया गया, ठीक है। जब तक ये 2% थी पूरी इंडस्ट्री दे रही थी। 2019 जुलाई में ACD को 2 से 7% कर दिया गया, तो तमाम पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कोर्ट में चले गई और उन्होंने स्टे ले लिया। ये काफी अरसे से मैंने पर्सनली भी इसके ऊपर बड़ा काम किया और मैंने हुकूमत को कहा कि इसको आप मसले को सेटल करें ताकि ये इशू सेटल हो। फाइनली ये इशू सेटल हो चुका है। अब हुआ ये है, ठीक है, कि जो 7 से 2 किया गया है, गवर्नमेंट ने जिसको किया है, तो 30 जून तक का जो 2 साल का जो भी पेंडिंग था वो
होंडा, सुजुकी और टोयोटा ने अग्री कर लिया है कि हम तीन जो है, जो उसको आप एक्सिस्टिंग प्लेयर्स कहते हैं, कि वो जितना भी क्लेम था गवर्नमेंट का, वो 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। ठीक है। और इसके बाद 1 जुलाई से 2% एसीडी देने शुरू कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को, और जो बाकी डिफरेंस है वो कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया। जमाली साहब, ये जो टैक्सेस में कमी की गई है, इसके बाद जो गाड़ियां हैं, गाड़ी पे जो एवरेज टैक्सेशन होगा वो कितना होगा परसेंटेज में? क्योंकि पहले आपको पता है 35 से 45% जो गाड़ी की प्राइस में होता था वो टैक्स होता था जो गवर्नमेंट को जाता था, जिसमें मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, जीएसटी भी है, फेडरल एक्साइज भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो इस रिडक्शन के बाद आप मजमूई तौर पर समझते क्या हैं, छोटी और बड़ी गाड़ी में टैक्सेशन की परसेंटेज क्या बनेगी अब? जी देखिए, पहले जो था हर गाड़ी के ऊपर 39% प्राइस का 39% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता था। अब जो है, मैं 1000 सीसी से ऊपर आपको बता रहा हूँ, 1000 सीसी से ऊपर जो है अब वो 39% के बदले में वो आ जाएगा 35 से 35.5% पे। जो 1000 सीसी से नीचे गाड़ियां हैं वो पहले 38% या 37% थी, अब वो आ जाएगा कुछ 31% पे या 30% पे। तो बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट ने दिया है, और हम इनके शुक्रगुजार हैं इसके लिए, कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए, मुल्क में नौकरियों के लिए, कंज्यूमर को फायदा देने के लिए ये हुकूमत ने एक काम किया। अच्छा जमाली साहब, जो सबसे बड़ा इशू है जो लोगों को दरपेश है, जो गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, कि गाड़ी वो बुक तो ज़रूर कर देते हैं, जिस तरह वज़ीर सनत ने भी बताया कि 4 लाख 4.25 लाख हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन लास्ट ईयर 1,64,000 यूनिट पैदा हुए हैं। अब आपकी एक्चुअल डिमांड कितनी है? क्योंकि गाड़ियां बुक तो हो जाती हैं, लेकिन 6 महीने से 1 साल तक गाड़ी नहीं मिलती। फिर जिसके पास पैसे होते हैं वो मार्केट में ऑन दे के गाड़ी खरीद लेता है, और इस वक्त भी ऑन चल रहा है, आपको भी पता है, डिमांड है ज़्यादा। तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी कैसे? और लोगों को डिमांड, एक आदमी के पास पैसे हैं, वो गाड़ी खरीदना चाहता है, जाए और फौरी तौर पर उसको गाड़ी मिल जाए, पैसे दे रहा है, उसको फ़ौरन मिलनी चाहिए असूलन। तो ये किस तरह मुमकिन होगा और कब तक मुमकिन होगा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको थोड़ी सी इस पर वजाहत करूँ। पहले आई थिंक जो खुसरो बख्तियार साहब ने जो 1,64,000 की फिगर दी थी, वो मेरा ख्याल है वो आपको पिछले साल की दे रहे थे। इस साल जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख गाड़ी पे, 2,40,000 से 2.5 लाख गाड़ी पे बंद हुई है, जो जून 30 तक है। वो 2.5 लाख गाड़ी की जो मार्केट है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल वो कहते 3 लाख तक पहुंच जाएगी। मेरा अपना ख्याल है कि 3 लाख से ज्यादा हो जाएगी। अब आ जाए जहां आपने बात की कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई का जो आपने इश्यू बताया, और कैपेसिटी है कि नहीं। देखिए, आपने ये अंडरस्टैंड करें कि पिछले जून तक जो था कोविड सिचुएशन में तमाम फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई थी। जब जून से और पिछले 19 और 20 के साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्राइसिस में आ चुकी थी, तो इसीलिए 1,64,000 का जो फिगर दिया वो उससे पिछले साल का था। उस दौरान बहुत से लोग इंक्लूडिंग टोयोटा ने अपनी जो कैपेसिटी है वो सिंगल शिफ्ट पे शिफ्ट कर दी थी। अब ऑटोमोबाइल के अंदर आपको सिंगल शिफ्ट से डबल शिफ्ट में आने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आपने लोगों को हायर करना पड़ता है और लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। लोग जो है गाड़ी बनाते हैं, मशीनें नहीं बनाते। अगर आप आज कैपेसिटी देखें तो मैं आपको कैपेसिटी अपनी उंगलियों पे गिना सकता हूँ। 1.5 लाख गाड़ी की कैपेसिटी सुजुकी के पास है, 70,000 गाड़ी की कैपेसिटी हमारे पास है, 62,000 की कैपेसिटी, बट ओवर टाइम के साथ हम 70,000 गाड़ी की कैपेसिटी है हमारे पास। होंडा के पास 50,000 गाड़ी की कैपेसिटी है। किया ने अपनी डबल शिफ्ट स्टार्ट कर दी है और वो भी 50,000 पे जा रहे हैं। बाय द वे होंडा भी सिंगल शिफ्ट पे था, उन्होंने भी डबल शिफ्ट स्टार्ट कर दी है। चांगन जो है वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है। हुंडई जो है वो भी अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। आप क्या समझते हैं कब तक लोगों को हम बाकी दुनिया के बराबर आएंगे कि एक बंदा जाए मार्केट में और पेमेंट करे और उसको दूसरे हाथ से गाड़ी मिले? तो ये सूरत हाल कब तक मुमकिन होगी
आपको इस किस्म का एनवायरनमेंट मिल गया है कि आप इस पोजीशन में आ सकते हैं? और हाउ मैनी ईयर, हाउ मैनी मंथ, क्या आप कोई टाइम फ्रेम हमें दे सकते हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों को बड़ी करीब से देख रहे हैं? हमारी जो 50% ऑफ द सेल है वो है टोयोटा यारिस की। आज टोयोटा यारिस आपको या तो हाजिर मिल रही है या 15 दिन के डिलीवरी टाइम में मिल जाती है। आपने देखा होगा, हमने इसकी एडवर्टाइजिंग भी की है। अब बचती है हमारी करोला, फॉर्च्यूनर, रीवो, जिसके ऊपर डिमांड का इशू है। इसकी कैपेसिटी को भी हम इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 5 से 6 महीने में काफी लीड टाइम कम हो जाएगा, लेकिन इसका लीड टाइम अगले 2-3 महीने में आपको कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जमाली साहब, एक और इशू है जो लोगों का कंसर्न भी है, और क्योंकि आप डिसीजन मेकर हैं, आप चीज़ें करते हैं, फीचर्स के, आपकी गाड़ियों से मुतालिक जो फीचर्स हैं उस पर लोगों की डिमांड है कि वो जो इम्पोर्टेड गाड़ियां आ रही हैं उनके फीचर्स के बराबर नहीं है, एयर बैग्स के इशू हैं और काफ़ी इशूज़ हैं। तो उसका प्राइस से लिंक है या आपके पास कैपेसिटी नहीं है फीचर बढ़ाने की? क्या इशू क्या है? देखिए, पहले तो जो आपने सेफ्टी की बात की ना, इंडस मोटर की तमाम गाड़ियों में ड्यूल एयर बैग्स हैं, ठीक है। तो ये सेफ्टी फीचर, जो बेसिक सेफ्टी फीचर होते हैं, वो सीट बेल्ट होता है, ड्यूल एयर बैग्स होते हैं। हमारी तमाम गाड़ियों में NCAP 4 जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसके हिसाब से सेफ्टी फीचर है। जो आपने दूसरे फीचर्स की बात की, देखिए जो दूसरे फीचर्स होते हैं, आप जो यूज गाड़ी देते हैं ना, तो यूज गाड़ी पे 1800 सीसी तक ड्यूटी फिक्स है। अब यूज गाड़ी जब आपकी ड्यूटी फिक्स है तो आप उसमें 10,000 फीचर मंगाए या आप उसमें 2 फीचर मंगाए, आपने फिक्स ड्यूटी रेट देना है। तो अगर जब आपने फिक्स ड्यूटी रेट लेना है तो लोग जो है हाई फीचर्स गाड़ी मंगाते हैं। हम भी वो फीचर्स ऐड करेंगे। जब हम वो फीचर्स ऐड करेंगे तो आपकी मजीद प्राइस बढ़ेगी। लेकिन कौन सा ऐसा फीचर है, अगर आप मुझे बताइए, जो गाड़ियों में नहीं है? आप मुझे बताइए। तमाम गाड़ियों में ऑलमोस्ट पुश स्टार्ट है। देखें एयर बैग्स का इशू है, सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, और देखें एक इशू ये है जो आपकी गाड़ियों से मुतालिक है कि चोरों के लिए वो गाड़ी सबसे कीमती है। और करोला के बारे में कहा जाता है कि उसको महफूज चोरों से जो चोरी करते हैं, स्नैचर्स हैं, और गाड़ी को आसानी से उठा के ले जाते हैं। तो ये इस किस्म के फीचर लोग मांगते हैं कि गाड़ी इतनी कीमती अगर गाड़ी ख़रीदते हैं और डिमांड भी है उसकी, लोग पसंद भी करते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी फीचर कम से कम ऐसे हों कि वो चोरी ना हो सके, और उसमें अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें सेफ्टी ज़्यादा हो। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। अब मुझे इसका जवाब दे देते हैं। तमाम गाड़ियों में इमोबिलाइजर लगा हुआ है, लेकिन अगर कोई चोर आएगा, आपको गन पॉइंट पे गाड़ी ले जाएगा, तो दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी फीचर जो है आपको नहीं बचा सकती। लेकिन हर गाड़ी में इमोबिलाइजर लगा हुआ है, हर गाड़ी में जो है आपका ड्यूल एयरबैग्स लगे हुए हैं। देखिए, ये जो खैर आप तो काफी इसको समझते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो ऐसी बातें करते हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, हर गाड़ी जो टोयोटा की उसमें एयरबैग लगे हुए हैं, हर गाड़ी में रिटेंशन सीट बेल्ट हैं, ऑलमोस्ट हर गाड़ी में इमोबिलाइजर लगा हुआ है। लेकिन अगर कोई आएगा और गन पॉइंट पे गाड़ी ले जाएगा, तो दुनिया में कौन सी ऐसी सेफ्टी फीचर है? ये तो देखिए गवर्नेंस का काम है ना, कि मुल्क में इस तरह चोरियां ना हो। अब अगर मोबाइल फोन चोरी होते हैं तो मोबाइल फोन में कौन सा ऐसा फीचर लगाएंगे कि बंदा गन पॉइंट पे आके मोबाइल फोन ले जाएगा? तो वो सिचुएशन है हमारे मुल्क की, वो है। अच्छा जमाली साहब, एक क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, ये बताएं, क्योंकि इस वक्त फिर जो गाड़ी की आपकी तैयार कर रहे हैं, डिलीशन प्रोग्राम भी है, लेकिन इशू ये है कि जब भी रुपया हमारा कमज़ोर होता है तो गाड़ी की कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। लास्ट टाइम जब 118-16 से डॉलर 150 से क्रॉस हुआ था तो ठीक ठाक गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ। अभी फिर गुज़श्ता 2-3 रोज़ से ये नज़र आ रहा है कि डॉलर की कीमत 152 से 51 से 160 पे चली गई है। तो आप कब तक आपकी हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है इस काबिल होगी कि हमारा जो डिलीशन प्रोग्राम है या जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो तमाम चीज़ें पार्ट्स हैं गाड़ी के, वो पाकिस्तान में तैयार हो सके 100%, 90%? क्योंकि इस वक्त तो 30 to 50% चीज़ें यहाँ पर तैयार हो रही हैं, और बाकी जो स्पेयर पार्ट्स तैयार हो रहे हैं उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है। और जब भी रुपया डिवैल्यू होता है तो आपकी प्राइस आपको बढ़ाना पड़ती है, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो ये कोई नई आपके पास स्ट्रेटजी है ऑटो सेक्टर के पास कि आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और लोकल जो वो तमाम स्पेयर पार्ट्स हैं, तमाम गाड़ी के पार्ट्स हैं, पाकिस्तान में ही तैयार हों? देखिए, इस चीज़ को ही समझना चाहिए। पहले आपने कहा कि जब आप ये देखें कि पूरी ऑटो इंडस्ट्री में पिछले 1.25 साल से किसी ने प्राइस नहीं बढ़ाई।
इस दौरान शीट मेटल के रेट ट्रिपल हो गए, कंटेनर के चार्जेस बढ़ गए, लेबर रेट इंक्रीज हो गया, यूटिलिटी रेट इंक्रीज हो गया। तो जो कॉस्ट है, आपका इन्फ्लेशन 10% है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लोगों से चलती है, तो क्या मैन पावर की जो कॉस्ट इंक्रीज होगी, मिनिमम वेज आपने अभी जो इंक्रीज किया, तो क्या हमें तो पास ऑन करना है, तो वो कॉस्ट कहाँ से रिकवर होगी? पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात आपने जो बात की कि आप हर चीज इस मुल्क में बना लें, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है आपके पास। अगर आप एक शीट मेटल का पार्ट मंगाएंगे, आप बाहर से मंगाते हैं, आप रॉ मटेरियल अवेलेबल होते इस मुल्क में, वो कॉस्ट नहीं आएगी। जब आप शीट मेटल का पार्ट, अगर आपकी शीट जो है वो $100 में आती थी पहले, ओके, और उसका रेट ₹100 था तो 10,000 पड़ती थी, अगर वो 150 हो जाएगा तो 15,000 हो जाएगी। तो ये देखिए, ये बेसिक। अभी आप बताएं, कोविड सिचुएशन के अंदर इंडिया के अंदर तमाम गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई, यूएस के अंदर बढ़ गई, इस मुल्क के अंदर पिछले 1 साल में पूरी ऑटो इंडस्ट्री ने अपनी प्राइस होल्ड की। तो ये भी तो चीजें आज को आप देखिए। और आप जब तक आपका रॉ मटेरियल इस मुल्क में नहीं है, जिस मुल्क में रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो आपने रॉ मटेरियल तो बाहर से मंगवाना है ना। अगर शीट मेटल की प्राइस बढ़ जाएगी इंटरनेशनली, जो कि 3 गुना हो गई है, तो उसका इंपैक्ट आएगा। वो शीट मेटल शीट के फॉर्म में आती है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग में होती है। जो गाड़ियां बन रही है, उसमें मेजोरिटी गाड़ियां, जिस तरह मैं आपको इंडस की बात कह दूं, तो 80% या 90% आपकी गाड़ियां जो है वो एक सिंगल शीट से शुरू होती है, उस रॉ मटेरियल से शुरू होती है, मगर वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। ठीक है जमाली साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया। जनाब इंडस मोटर्स पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली असगर जमाली साहब, और उन्होंने खुशखबरी सुनाई है कि टोयोटा मोटर्स की गाड़ियों की कीमतों में, बाकी की कीमतों में भी कमी हो रही है, लेकिन उनकी तरफ से भी एक खुशखबरी है, और हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है, कीमतों में कमी की जा रही है। वक्फे के बाद हम मानसून की बारिशों के हवाले से बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे डीजी मेट मोहम्मद रियाज साहब। वेलकम बैक नाजरीन। और मुल्क में मानसून शुरू होने जा रहा है, और हमने क्या तैयारियां की हैं, और इस साल मानसून की बारिशें किस किस्म की होंगी, क्योंकि गुज़श्ता दिनों तो सूरत हाल ये थी कि तरबेला में और दरिया सिंध में जो पानी आता था उसमें काफ़ी कमी आई। उसकी वजूहात भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात मोहम्मद रियाज साहब। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, हर साल ही होता है मानसून, तो हर साल आता है, तो तैयारियां भी होती हैं। तो इस साल आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो सिस्टम है वो क्या बता रहा है कि पाकिस्तान में मानसून की शिद्दत क्या होगी और उसकी तैयारियां हम किस तरह कर रहे हैं? जनरली इस साल जो हम देख रहे हैं कि मोस्टली मामूल के मुताबिक, नियर टू मामूल के मुताबिक हम एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारी मॉडल्स है वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इसमें डेफिनेटली आगे चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन एट द मोमेंट जो उनकी प्रिडिक्शंस है वो यही दे रहे हैं हमें कि मामूल के मुताबिक, नियर टू नियर मामूल के मुताबिक बारिश दे रही है। मैं थोड़ा सा एक इसमें मज़ीद कहना चाहता हूँ कि मामूल का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई डिस्ट्रक्टिव फैक्टर्स नहीं होंगे। इसमें अर्बन फ्लड्स, जैसे पहले भी मैंने बता दिया कि मानसून की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें फ्लड्स भी जो ख़ासकर अर्बन फ्लड्स हो सकते हैं, रिवरेनियन फ्लड्स की भी चांसेस अपनी जगह पे हो सकती हैं। तो ये आपने कितने दिन पहले की आपके पास प्रेडिक्शन हैं, होती हैं, जिसको आपका सिस्टम कैच कर लेता है, या आप किसी और मुल्क से या किसी और सिस्टम से उसको करते हैं? तो आपके पास कितने दिन का डेटा अर्ली आ जाता है जिससे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है या कम हो सकती है? ये तो हमारी जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो कैपेसिटी है वो मुख्तलिफ है। जैसे जिसको हम कहते हैं 3 मंथ्स का सीजनल फोरकास्ट जिसको कहते हैं, तो मेट डिपार्टमेंट ये अपनी हमारी कैपेसिटी है 3 मंथ्स अर्लियर। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमने जून में, मिड जून के बाद हमने उसकी फोरकास्ट दी थी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है। जैसे मैंने बता दिया कि उसकी जो प्रिडिक्शंस है वो यही है कि मामूल के मुताबिक, नियर टू मामूल के रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड है इस साल। और लेकिन जैसे मैंने बता दिया, हर महीने के बाद फिर हम इसको अपडेट करते हैं। इसके अलावा मंथली बेस के ऊपर फोरकास्ट कर रहे हैं, जो महीना है, फिर 10 डेज़ है जिसको मीडियम रेंज, और 7 दिन और 24 घंटे। तो ये मुख्तलिफ पीरियड्स है जिसके बेसिस पर हर साल जिस तरह हम भी देखते आए हैं कि हुकूमत
ये जब मानसून से कबल जो है 3 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर देती है, मीटिंग्स होती हैं, एग्जैक्टली बजटिंग होती है, कहीं पे ज़रूरत है दरियाओं के पुश्ते मजबूत करने हैं, नहरें मजबूत करनी है और तैयारी करनी है। वो कोई मीटिंग्स मैंने तो इस साल कोई देखी नहीं है, कोई हुआ है कोई इसके साथ? नहीं, वो बेसिकली जो कोविड की वजह से मतलब मीटिंग्स हो रही है, बड़ी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे जिस तरह नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, फेडरल फ्लड कमीशन है, जो और जितने हमारे आर्मी के जो इंजीनियरिंग कोर्स है, वहाँ पे मतलब जितने भी डिज़ास्टर या प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो सारे हो रहे हैं। लेकिन चूँकि कुछ ऑनलाइन कोविड की वजह से कुछ सिचुएशन ऐसे बन रही है और कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं, कुछ जो है ना वहीं पे हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हो रहे हैं और जो जिस तरीके से उनकी फॉर्मेट है उसी हिसाब से। तो मेट ऑफिस भी कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स को, इलाकों को वार्न करता है कि भाई ये सूरत हाल आपके इलाके में आ सकती है, उसके लिए आप तैयारी कर लें, उसका टाइम पीरियड क्या होता है? और आपने कोई मानसून के हवाले से कोई वार्निंग्स दी हैं किसी ख़ास इलाके के लिए, या ख़ास डिपार्टमेंट को बता दिया, आगाह कर दिया कि क्या क्या तैयारी करनी है? हाँ, ये जो हमारे प्रिडिक्शन है, जो सीजनल जिसको कहते हैं और जो ख़ासकर मानसून सीज़न के लिए होता है, ये हमारे सारे जितने भी, जैसे मैंने जो इंस्टीट्यूट्स का नाम ले लिए, उन सब की जितनी मीटिंग्स हो रहे हैं हम उसको बताते हैं और वो एक्ट अपॉन एक्ट करते हैं। और इसके ऊपर जिस तरह ये एक आउटलुक प्रोवाइड कर रहे हैं कि, और जैसे फिर आगे जिसमें उनकी वार्निंग्स है, जैसे फ्लड्स है या टोरेंशियल रेन है या अर्बन फ्लड्स की या विंड स्टॉर्म्स है, तो ये मुख्तलिफ 7 डेज़ भी एडवांस करते हैं। एक तो आउटलुक दे दिया कि इस किस्म के सिचुएशन आएंगे, लेकिन उसके बाद हमारे रेगुलरली, मतलब ये नहीं है कि हम दे दिया और बस अब बैठ गए, ये रेगुलरली हमारा एक सिस्टम है जो 24 आवर ऑन होता है, राउंड द क्लॉक होता है, राउंड द ईयर, राउंड द मंथ, 7 डेज इन ए वीक, ये चलता रहता है। तो उसमें जब भी इस किस्म के इवेंट्स आगे प्रिडिक्ट कर देते हैं 7 डेज़ के अंदर या 6 डेज़ या 24 आवर में, तो उसकी वार्निंग, एडवाइजरी, जहाँ पे वार्निंग की ज़रूरत है, जहाँ एडवाइजरी ज़रूरत है, वो प्रोवाइड कर देते हैं। और इन्हीं इंस्टीट्यूट्स को जो फ्लड्स को या डिज़ास्टर को मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं। रियाज साहब, एक हम वक्फा लेते हैं नाजरीन, और वक्फे के बाद हम फिर मौसमी तब्दीलियों के क्या असरात हो सकते हैं मानसून पर, रियाज साहब से ये भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रियाज साहब, जो मौसम तब्दील हो रहे हैं, मौसमी तब्दीलियों को जिसको हम कह रहे हैं, और इस दफ़ा भी गर्मी कम, मतलब है दौरानिया तो कम था, लेकिन जितने दिन भी पड़ी है, टेम्परेचर जो पिछले सालों का था, इस्लामाबाद का देख लें, बाकी शहरों का देख लें, वो नॉर्मल जो टेम्परेचर इस मौसम में होता है उससे 2, 3, 4 इस तरह ज़्यादा ही रहा है। तो ये सूरत हाल से आप आगाही भी दे रही है, हुकूमत भी दे रही है, आपका महकमा भी काम कर रहा है, तो लोगों में क्या आया कि शऊर पैदा हो रहा है, और ये इसके असरात क्या होंगे इस किस्म की तब्दीलियों के? बेसिकली तो जैसे आपने बता दिया ना कि एक क्लाइमेट जो चेंज, पहला एक बड़ा ट्रांसपेरेंट किस्म का और एक फ्रेंडली क्लाइमेट एनवायरनमेंट कंडीशन था, जो जिसने एक डेवलप किया हुआ था एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को, एक फ्रेंडली क्लाइमेट था। अब जितने इंटरवेंशंस हो रही हैं और जितना को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस हो रही है और उसके साथ वो क्लाइमेट को भी चेंज कर रही हैं, यही चीज़ें हैं जो एब नॉर्मली जो वेदर सिस्टम है उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। जिस तरह टेम्परेचर है, हालांकि इस दफ़ा इतना ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं था, मतलब मई और ख़ासकर मई वाला महीना, बल्कि हमारे यहाँ अप्रैल से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन इस साल इतनी अप्रैल भी नहीं रहा इतना ज़्यादा, मई में भी, लेकिन जो जून में या कुछ इस किस्म के पीरियड्स आ गए उसमें बहुत ही इंटेंसिफाइड हीट वेव्स जो है वो डेवलप हुए, जनरेट हुए, और जिनकी वजह से तो यही इसके ये अन इवेंट किस्म के ये इवेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्लाइमेट चेंज के सस्टेन नहीं है। और यही वजह है कि जिस तरह गवर्नमेंट इसके ऊपर मतलब काम कर रही है, तो मतलब इनमें कुछ ना कुछ फ़र्क आ सकता है, लेकिन यह है कि ये एक इनके बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ये एक लोकल इशू नहीं है,
ये रीजनल भी है, ग्लोबल भी है। जी। दूसरा आपका जो एक सिस्टम है मेट ऑफिस का, जो नए रडार भी लगे हैं, एग्जैक्टली, तो वो किस हद तक आपको बेनिफिट दे रहे हैं इस पूरे एनवायरनमेंट को समझने के लिए या डेटा कलेक्ट करने के लिए, और आया कि आपकी मज़ीद कैपेसिटी बढ़ाने की भी ज़रूरत है, ख़ासकर जो फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो आपका इफ़ेक्टिव है और आपको ये चीज़ें बर वक्त डेटा भी मिल रहा है, और इस किस्म की जो मौसमों में तब्दीली हो रही है वो भी कोई आपको कैच करने में आसानी हो रही है? जी डेफिनेटली, हम वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ये बड़े स्पेशल टूल्स होते हैं, ख़ासकर जो वेदर से ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन या ऑब्जर्वेटरी हम इसको कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा एक फेज़ है मॉनिटर, जिसको मॉनिटरिंग करने के जो रडार है, और तीसरा सैटेलाइट है। ये इस किस्म के डिफरेंट टूल्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें डेफिनेटली वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट न्यू इन्वेंशन आ जाते हैं, जो वो जितनी आगे इनकी डेवलपमेंट हो रही है सॉफ्टवेयर्स में और इक्विपमेंट के, तो ये हम कर रहे हैं। इस वक्त भी जिस तरह हमें इस्लामाबाद वाला रडार ही हमारे पास पहले पुराना था, लेकिन अब लास्ट ईयर से बिल्कुल नया और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर सिमिलरली कराची का रडार इस वक्त ऑपरेशन में है, जो भी जायका, जो गवर्नमेंट जापान के कोऑपरेशन से दोनों इस्लामाबाद और ये भी कराची वाला लगा। सिमिलरली अब मुल्तान में भी एक हमारा मतलब प्रोसेस चल रहा है, वो जिस पे काम शुरू है, और सिमिलरली सक्कर में ये न्यू रडार बिल्कुल इसमें। इसके अलावा एक इससे पिछले साल हम एक कल्पानी नाला जो मर्दान में एक रडार इंस्टॉल हुआ है। अभी एक और रडार के लिए हमारे पास खासकर जो NDMRF एक जो है वो उसने हमें फंड्स किए, और तकरीबन एक साल से जो DA खान में जो रडार है, जो बहुत पहला पुराना है, लेकिन अब वो इंशाल्लाह उसके ऊपर हमारी मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव कर दिया है, और आगे इंशाल्लाह इसके ऊपर विद इन कमिंग जो फ्यू मंथ्स में इस पे काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह साथ फिर एक और न्यू डेवलपमेंट ये है कि जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, जो ऑटो सिस्टम काम कर रहे हैं, ये हम बाहर से जब लेते हैं तकरीबन ये 40 लेक्स का हमें मतलब मिल जाता है जब आप बाहर से। हमने आप ये हमारा एक प्रोजेक्ट था यूनेस्को के साथ था, जापान की एड थी, तो उसमें हमने ख़ुद ये डेवलप किया हमारे अपने इंजीनियर्स ने। तो हम 5 लाख से जहाँ 40 लाख रुपीज़ लगते हैं उसको लेके आने में, यहाँ पे हमने 5 lakhs पे उसको डेवलप किया। थैंक यू वेरी मच। ये DG मेट मोहम्मद रियाज साहब थे, और रियाज साहब का कहना है कि इस साल मानसून की मामूल की बारिशें होंगी, लेकिन उसमें तब्दीली ट्रेंड में आ सकती है और सैलाब भी आ सकते हैं। लेकिन ये भी साथ उनका कहना है कि हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने, ज़िलाई इंतज़ामिया किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं, और 2010 का जो सैलाब था उसके तजर्बात की रोशनी में काफ़ी बेहतरी आई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।